अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नावल की नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। मेरी बगैर बकबक सुने। श्री और खुरम मामूली रफ्तार से चल रहे थे। श्री खुरम से 2 कदम आगे थी, मगर फिर भी वो उसको उल्टा डांट रहा था। तुम्हारी टांगों में जान नहीं है, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? ये सिंदूर लगाने से अच्छा था जो माथे पर फैला रखा है, कम से कम थोड़ी सी एक्सरसाइज ही कर लेती। श्री ने आंखें सुकेड़ के उसे देखा। तुम्हें मेरी किस किस चीज़ से मसला नहीं है खुरम, तुम्हें मेरी हर चीज़ से मसला है। मेरे उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, पहनने से। खुरम ने सोचते हुए उसकी तरफ इशारा किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो श्री, तुम हो ही मसला। पता नहीं क्यों मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे अच्छे लगने के लिए मैं पैदा नहीं हुई, फिक्र मत करो। अरे फिक्र करे मेरे जूते। खुरम ने मुंह टेढ़ा करके आगे बढ़ना चाहा, मगर लड़खड़ा गया। श्री पेट पकड़कर हंसने लगी। मैं लड़खड़ाया हूँ, गिरा नहीं हूँ जो तुम इतनी हंस रही हो। आपकी शान में हंसना भी अब गुस्ताखी है, श्री ने बड़ी मुश्किल से उर्दू बनाते हुए कहा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अचानक श्री एकदम रुक गई। खुरम ने पलट कर देखा, वो एक दरख्त के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। खुरम उसके पास आकर ठहर गया, कभी श्री को देखता कभी दरख्त को। क्या हुआ? दरख्त को कह रही हो कालीन बन जाए, या अल्लादीन का कलीन बन जाए जो हमें उड़ाकर पहाड़ी पर पहुंचा दे। तुम लोगों का तो अपना वक्त होता है, हमारा तो कोई वक्त नहीं होता इबादत का। श्री ने दरख्त को गौर से देखते हुए कहा। देखो ना, उसके तने पर बिल्कुल इंसानी खदुखाल बने हुए लगते हैं। खुरम ने भी दरख्त को गौर से देखा। पता है श्री, हम कैसे जीत सकते हैं? श्री ने खुशी से पूछा। कैसे? हम तुम्हारी इस दरख्त से शादी करवा देते हैं, फिर हम जीत जाएंगे। श्री ने मुंह खोलकर उसे देखा। खुरम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरख्त के गिर्द घुमाने लगा। आओ आओ, मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। ये अपने लटे पर हमें बिठाएगा और थ्रो करेगा सीधा ब्लू हिल पर। लड़े पर ये लड़े पर हमें बिठाएगा, थ्रो करेगा और सीधा ब्लू हिल पर। खुरम के बच्चे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम दरख्त से नहीं, मेरी और अपनी शादी करवा रहे हो। 5 फेरे हो गए, खुरम ने हंसते हुए कहा। ऐसी शादी नहीं होती, आग होनी चाहिए। खुरम ने अब कहका लगाया। श्री ने घबरा कर कहा। अपने खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, पेट्रोल हमारे पास नहीं, इस हरे भरे दरख्त को जलाने का इरादा भी नहीं। तुम्हारी शादी दरख्त से हो रही है और मैं करवा के रहूंगा। खुरम ने एक पत्ता तोड़ा और श्री के सिंदूर को छेड़ दिया, जिससे वो उसके पूरे माथे पर फैल गया। श्री उसे खाली नजरों से देखती रह गई। उसके मजहब के मुताबिक अब वो खुरम की बीवी बन चुकी थी। खुरम कुछ कह रहा था, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका खुरम अब उसका पति परमेश्वर बन चुका था। चलो श्री, तुम्हें तुम्हारे शोहर से मिलवाने ले आऊंगा। श्री अब भी सख्त खड़ी थी। खुरम ने झाड़ी से एक कीड़ा उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। श्री चीख के पीछे हटे। खुरम हंसा और दोबारा कीड़ा उठाकर उसके पीछे तोड़ा। अब श्री आगे थी और खुरम उसके पीछे, और इंशाल्लाह इस पहाड़ी पर पहुंचने वाले पहले लोग श्री और खुरम ही होंगे। यहाँ फदक और आलिया चल कम रहे थे और बातें ज्यादा कर रही थी। उनकी तो एक दूसरे की जोड़ी बनने पर ही जीत हो गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी आई, दोनों वहां बैठ गईं। दोनों पाकिस्तानी थीं और पाकिस्तानियों को खाना देकर भूख लग ही जाती है। लंच और डिनर कुछ नहीं होता, और तब भूख और भी ज्यादा लगती है जब खाना मुफ्त का हो। वैसे एक बात पूछूं? फदक ने सैंडविच का एक टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। हाँ पूछो। आलिया ने पानी की बोतल मुंह से लगाई। ये विवेन कौन है? फदक के सवाल पर आलिया के मुंह से पानी बाहर निकल आया। वो कुछ देर खामोशी से फदक को देखती रही। फदक ने आंखों के इशारे से सवाल दोहराया। झूठ बोलूं या सच? आलिया ने मजे से कहा। सच तो तुम हमेशा बोलती हो, आज झूठ ही बोल दो। आलिया हल्की सी हंस दी। ओके, झूठ बोलती हूँ। वो बाकायदा तरीके से बैठ गई। बिस्मिल्लाह कीजिए। फदक ने शरारत से अपना कान आगे किया। वो बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं है, वो जैक का बचपन का दोस्त नहीं है, मैं उसकी फैन नहीं हूँ, वो मुझे थोड़ा बहुत पसंद नहीं करता और मैं रोजाना उसके बारे में नहीं सोचती, और मेरी कभी कभार उससे बात भी नहीं होती। आलिया ने एक सांस में झूठ बोला। फदक ने जोरदार चमाट उसके कंधे पे मारी। तुम्हें सारी दुनिया में कोदन भेड़िए का दोस्त मिला था और तुमने इन झूठों में सिर्फ यही सच निकाला, बाकी सब तुम्हें सच समझ ही नहीं आई। आलिया ने अपना बाजू मसला। फैन की बच्ची। फदक ने सैंडविच खत्म किया तो उसने आलिया की आंखों में अजीब सी वहशत देखी। आंखें खौफजदा थी, होंठ लरस रहे थे। फदक ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम इतनी डर गई हो? फदक खुद हैरान थी। फदक तुम्हारे पीछे, आलिया ने बामुश्किल कहा। मेरे पीछे क्या? अब फदक को भी खौफ महसूस हुआ। तुम्हारे पीछे सांप है। दिन तो था नहीं, रात थी, ऐसी रात जिसमें चांद की चांदनी तक नहीं थी। भागो फदक भागो। आलिया धीरे धीरे खड़ी हुई, मगर फदक
صدمے میں بیٹھی رہی۔ خوف اور وحشت اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ الیار، شیر آ جائے، مجھے کھا جائے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن یہ غلیظ اور ڈراونے سانپ نہ ہے، مجھے سانپ سے سخت نفرت ہے۔ کیسے بھول گئی تھی کہ جنگل میں سانپ ہوتے ہیں، ڈراونے خوفناک سانپ۔ عالیہ نے مشکل سے فدق کو کھڑا کیا۔ رن فدق، بھاگو۔ وہ بھاگی مگر فدق کے قدم جسے جم گئے۔ عالیہ واپس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ایک قدم، دو قدم، کانوں میں آواز گونجی، بھاگو فدق بھاگو۔ آنکھوں میں روشنی پڑی، چیزیں صاف دکھائی دینے لگی۔ عالیہ پسینے سے شرابور تھی اور فدق کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ ادھر فدق نے بامشکل گردن موڑی۔ ایک بھورا سانپ جو سرسراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے تھا، بالکل یوں جیسے پانی پر تیر رہا ہو۔ فدق نے ایک زوردار چیخ ماری جس نے پہاڑی پر بیٹھے پرندوں کے کان پھاڑ دیے۔ وہ چیخ اس بھورے غلیظ سانپ کو مزید غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ فدق نے اپنے گیر لگائے اور ایسی بھاگی کہ عالیہ کے پیچھے رہ گئی۔ عالیہ بھی پوری رفتار سے بھاگی اور سانپ ان کے پیچھے ایسے تھا جیسے سایہ۔ کہانی نے خود کو پھر دہرایا۔ بچپن میں کتے نے دوڑایا اور آج سانپ نے۔ فدق آگے، عالیہ فدق کے پیچھے اور سانپ عالیہ کے۔ پھر سے نفسا نفسی۔ عالیہ کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں بھاگ رہی ہے، فدق کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ ایک خوف تھا جو ان کو بھگا رہا تھا، لیکن غلیظ ڈراونے سانپ کو ضرور پتا تھا کہ وہ کہاں بھاگ رہا ہے۔ فدق اور عالیہ کو معلوم ہی نہ ہوا کہ دونوں بھاگتے بھاگتے اپنا راستہ تبدیل کر بیٹھی ہیں۔ عالیہ دائیں مڑی اور فدق بائیں، اور غلیظ سانپ نہ پیچھے گیا نہ سیدھا گیا نہ دائیں مڑا، وہ تو وہیں مڑا جہاں محبت فدق تھی۔ اس کا نشانہ محمد فدق تھی۔ سانپ کو بھی جوتا سونگایا گیا تھا کیا؟ محمد فدق کا جوتا؟ فدق اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی اور سانپ کتے کی طرح اس کے پیچھے پڑا تھا۔ درخت، ڈھلوانے، اونچ نیچ، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے محسوس بھی نہیں ہوا کہ وہ کہاں نکل آئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی، ہمت کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس کی ہمت کام آئی، سانپ اب دور دور تک نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے الحمدللہ پڑھا، سکھ کا سانس لیا۔ اس کا وجود ٹوٹ رہا تھا، گلا سوکھ کر اکڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی زبان سے لفظ نکالا، پانی پانی۔ پانی کا نام لیتے ہی اسے اپنے پانی کے بہنے کی آواز سنائی دی، شاید ساتھ ہی کوئی آبشار بہہ رہی تھی۔ اس نے اپنا رخ آبشار کی طرف کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح پانی پینے لگی، جیسے پانی نہیں آب حیات ہو۔ اس نے جی بھر کر پانی پیا اور اپنا نقاب سیٹ کیا۔ وہ گردن اونچی کر کے آبشار کو دیکھنے لگی۔ اسے ہمیشہ سے آبشار پسند تھی اور یہ آبشار تو کچھ زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سانپ سے تو جان چھوٹ گئی تھی، لیکن عالیہ کہاں گئی؟ وہ کہاں نکل آئی تھی؟ کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ اس طرف نکل پڑی جہاں سے آبشار بہہ رہی تھی۔ اب وہ تھوڑی اوپر ہو گئی تھی اور آبشار نیچے۔ اب وہ کسی بچے کی طرح خوش ہو کر نیچے سے آبشار کو دیکھنے لگی۔ تبھی اسے اپنے کانوں کے نزدیک سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ ایک دفعہ پھر دل کی دھڑکن بند ہوئی، سانس رک گئی۔ سر کو جنبش دیے بغیر اس نے اپنی ہلکی بھوری آنکھیں ایک طرف گھمائی۔ وہ گندا غلیظ سانپ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی جیب نکال کر فدق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر چیخ نکلی۔ وہ کافی اونچی ڈھلوان پر تھی۔ وہ پیچھے کی طرف پھسلی، لیکن کسی نے اس کے پیٹ پر بندھی ہوئی چیز کو کھینچ کر پکڑ لیا۔ جسم کو چھوا نہ گیا۔ فدق کا صدمہ اور بھی بڑا ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ ذلیل کرنے والا اور کوئی نہیں، وہی کودن بھیڑیا جیک نینسی تھا، ایک سانپ کے ساتھ دوسرا غلیظ سانپ فری۔ جیک نے اس بھورے سانپ کو اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا اور وہ سانپ کسی پالتو بلی کی طرح اس کے وجود کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فدق کوما میں جانے کو تھی، لیکن اس کی بدقسمتی وہ کوما میں نہیں گئی۔ اسے یہ خوف محسوس کرنا تھا اور جیک نے یہ خوف اسے محسوس کروانا تھا۔ کیا وفی، یہ کب سے بھاگ رہا ہے؟ تمہیں اپنی دوست بنانے کو اتنا برا تو نہیں ہے؟ فدق بدحواس بنی ڈھلوان سے جھول رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے دونوں جانے دشمنوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لو، ایک دفعہ سے گلے میں ڈال لو۔ جیک نے سانپ اس کی طرف بڑھایا، جس سے فدق کسی زخمی چیڑے کی طرح پھڑپڑانے لگی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ اسے ہٹاؤ، فدق نے خوف سے آنکھیں بند کی۔ کس کا واسطہ؟ کس کا؟ جیک نے تنزیہ کہا۔ اس کا واسطہ جسے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں، لیکن تمہارا تو واسطہ ہے۔ تم تو اسے پکار کے آ جائے گی، تمہیں گرنے سے بچائے، تمہیں اس سانپ سے بچائے، کیونکہ یہ تو میں تمہارے لیے لایا ہوں اسپیشل۔ خوف فدق کے اندر خون بڑھ کر دوڑنے لگا۔ چنو فدق، سانپ یا کھائی؟ فدق کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پتھروں سے ٹکرا کے پانی میں گر کر مرنا پسند کرو گی یا سانپ سے ٹسوا کر؟ فدق کی آنکھوں میں اپنی زندگی کی فلم چلنے لگی۔ کیا وہ مرنے والی تھی؟ اس نے ہولے ہولے زبان ہلائی۔ اللہ جی مدد کر، اللہ جی مدد کر۔
जैक अपनी हरी आंखों से भूरी आंखों को खौफ में लाने में कामयाब हो गया था। सांप ने जोर से फौंकार मारी। फदक बिलक बिलक कर रोने लगी। एक दफा फिर उसके आंसू नकाब को गीला कर गए और आंसुओं के कतरे जैक के अंदर लगी गुस्से की आग पर पड़ने लगे। फदक अल्लाह का नाम लेती, फिर कांपती और रोने लग जाती। जैक के दिल जैक का दिल डूब गया। ये आंखें हैं या समंदर, कोई देख ले तो डूब जाता है। जैक ने दूसरे ही पल फतक को अपनी तरफ खींचा, सांप को दूर फेंका। दोनों की लंबी नाकों में सिर्फ 1 इंच का फासला था। जैक को फतक की आंखों में अपना जहरीला अक्स दिखाई दे रहा था। वो अब भी लरस रही थी। जैक ने उसे मजीद खींचकर एक तरफ किया और दूसरी तरफ निकलकर दोबारा सांप को उठाकर निकल गया और दोबारा पलट कर नहीं दिया देखा। फदक का वजूद शल था। वो वहीं अपने भारी वजूद को लेकर बैठ गई और मजीद बिलक बिलक कर रोने लगी। अचानक उसे अपने पेट पर कुछ लगा हुआ महसूस हुआ, एक मजबूत बेल्ट। उसे पता भी नहीं चला कि जैक ने उसकी कमर से बेल्ट कब बांधी, इतनी सफाई से, इतने सुकून से। ये काम कब और कैसे किया? वो बेल्ट को उतारकर फिर रोने लगी। पता नहीं मैंने इसके कौन से माँ बाप को मारा है, कौन सी मेरी इससे जद्दी पुश्ती दुश्मनी है जो ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हें गर्क करे जैक। सब पार्टनर किसी न किसी वजह से जुदा हो रहे थे। अगर कोई साथ था तो सख्त मजबूरी में, लेकिन इस सफर में 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथ पकड़ने के बाद हाथ नहीं छोड़ा था। आंखों में देखने के बाद बातों की जरूरत नहीं रही थी। सफर पर पुरसकून तरीके से गुजर रहा था। हमजा और एर्थी का। वो दोनों आबशार के किनारे पर रुके। हमजा और एर्थी दोनों ने पानी पिया, मुंह हाथ धोया। आगे डहलवान थी। हमजा डहलवान के ऊपर खड़ा हो गया और एर्थी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ऐसा नहीं था कि एर्थी उस डहलवान पर चढ़ नहीं सकती थी, लेकिन कभी कभी बिला मकसद, बिला जरूरत किसी का हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। कभी कभी कोई हाथ दिल की खुशी के लिए भी पकड़ा जाता है। एर्थी इसकी मासूम सी शक्ल देखने लगी। छोटा सा मुंह और उसके अंदर छोटे छोटे प्यारे से दांत जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, जो उसके चेहरे को मजीद दिलकश बनाते थे, और इंतहाई खूबसूरत बाल जिनसे वो हर वक्त खेलता रहता था। उसके नए नक्श का मुताला करने के बाद एर्थी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने बड़ी ही खूबसूरती से उसे ढलवान के ऊपर चढ़ाया। लेकिन नज़रें अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। कुछ था उनके बीच जो हमजा को तो पता था, पर एर्थी को नहीं। ब्लू हिल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने वाले कोई और नहीं, श्री और खुरम थे। श्री का डर के मारे सांस फूला हुआ था और खुरम का मजे से। श्री खा जाने वाले नजरों से खुरम को देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? बुला लेती अपनी हनुमान को, जो है तो आधा बंदर लेकिन फिर भी उड़ सकता है। तुम्हें उड़ा के यहाँ ले आता, तुम्हें बड़ी मालूमात है मेरे भगवान की। श्री ने अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा। तुम जैसियों के लिए रखनी पड़ती है। खैर हमारा सफर खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाके अपना बॉक्स चुनो। न जाने क्यों श्री को खुरम का अल्हम्दुलिल्लाह पसंद नहीं आया। दोनों ने खुद को कंपोज किया और लकड़ी से बने बड़े छोटे दरमियाने हर किस्म के बॉक्स पर नजर दौड़ाए। उन्हें एहतियात से बॉक्स चुनने थे, क्योंकि जिस पर हाथ रख लिया वो उनका। तभी खुरम एक बड़े से बॉक्स की तरफ आगे बढ़ा। इंसान को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। बॉक्स पर हाथ रखते ही अलार्म बज उठा, यानी अब ये खुरम का था। खुरम ने बड़े तमाम से बॉक्स खोला। खुरम की खुशी यकीनी थी। बॉक्स के अंदर इंतहाई खूबसूरत और हर किस्म के आर्टिफिशियल फूल थे जो किसी तरह आर्टिफिशियल नहीं लग रहे थे। खुरम ने फखरी अंदाज से श्री को देखा। इंसान को छोटी चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। श्री भी जज्बात में आकर बोलने लगी और वहां पर पड़े सबसे छोटे बॉक्स को हाथ लगा लिया। एकदम अलार्म बजा, यानी अब ये श्री का, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा पहाड़ में चूहा निकले, कभी कभी। श्री ने बोलते बोलते बॉक्स खोला और देखते ही उसकी बोलती बंद होगी। खुरम ने जोर का कहका लगाया। कभी कभी कीले भी निकल आती है, खुरम ने कहका लगाते हुए कहा। और श्री इस बात पर सदमे में थी कि कोई नील्स कीलों का बिजनेस कैसे कर सकता होगा। बहुत इंटरेस्टिंग गेम जारी है इनकी। धीरे धीरे बहुत से पार्टनर्स आते गए, लेकिन श्री और खुरम पहला राउंड जीत चुके थे। एर्थी और हमजा भी पहुंच गए। हमजा ने इशारे से एर्थी को एक बॉक्स बताया। एर्थी ने बिना सोचे समझे उस पर हाथ रख दिया। अगले ही लम्हे बड़े से बॉक्स में से रंग बिरंगे बैलून निकल आए। एर्थी को बहुत आसान बिजनेस मिला, लेकिन साथ ही उसे एक चिट भी थी कि बैलून बेचे बगैर बिजनेस करना। ये पढ़कर हमजा और एर्थी दोनों का मुंह खुल के ये कैसे, दोनों एक साथ बोले। इससे भी बड़ा सदमा तब लगा जब हमजा के बॉक्स में से डंडे लाठियां निकली। हमजा की सारी चालाकियों को जैसे किसी ने इन्हीं डंडों से पीट दिया हो। सब आते गए और अपने अपने बॉक्स चुनते गए। सबसे आखिर में पहुंचने वाली शायद फदक थी। पहाड़ी पर कोई भी ना था और हाँ, सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था। उस दौरान उसकी नजर एक और बॉक्स पर पड़ी जो उससे थोड़ा छोटा था, यानी कोई और भी अभी बाकी था। उसने कदम तेज किए और दूसरी बॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो बॉक्स को हाथ लगाते यकदम जैक ने बॉक्स पर हाथ रख दिया। कोदन भेड़िए, ये बॉक्स मेरा था। फदक गुस्से से आग बगोला हो गई। जैक ने बॉक्स अपने हाथ में उछाल लिया और फदक मजबूरन दूसरे बॉक्स की तरफ गई। दोनों ने
अपने अपने बॉक्स चेक किए। जैक के बॉक्स में कलर पेन्स थे और फदर के बॉक्स में सफेद कागज। फदर के चेहरे का रंग उड़ गया। ओहो, निकलने तो ब्लैक पेपर थे तुम्हारी जिंदगी की तरह, लेकिन ये व्हाइट निकल आए। जैक तंजे अंदाज में कहता वो वहां से चला गया। अब ये कोरे कागज मुझसे कौन खरीदेगा? फदर का आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तमाम स्टूडेंट्स को सिटी के ओपन एरियाज में जगह दे दी गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मार्केटें, शॉपिंग मॉल और इर्द गिर्द फैले पार्क्स और झील की तरफ जाता एक खूबसूरत पुल, सब कुछ मंजर को दिलकश बना रहा था। सबने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली थी। हर एक ने अपना खूबसूरत स्टॉल बना लिया, जिसका सामान भी हार्वर्ड की तरफ से फराहम किया गया था। सबने स्टॉल लगा लिए सिवाय जैक के। वो माल के सामने एक चेयर रख कर बैठ गया, ब्लैक कोट को झाड़कर अपनी कमर के साथ बांध लिया, बाल मजीद बिखेर दिए और अपने साथ एक छोटा सा बोर्ड लगा लिया, पेन फॉर सेल बट नॉट बॉय। लड़का अपने एटीट्यूड की वजह से तवज्जो का मरकज बन गया। लड़कियां आहें भरने लगी। अदक को वो एक जहर के अलावा कुछ नहीं लग रहा था, जो वो हमेशा ही लगता था। इधर हमजा और खुरम ने एक दूसरे के करीब ही स्टॉल लगा लिए थे। खुरम ने अपने स्टॉल का टाइटल रखा था फूल आए फूल खरीदें। हमजा का खून खोल रहा था। वो कभी अपने डंडों को देखता तो कभी खुरम के फूलों को। छी 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 छी, हमजा ने खुरम को पुकारा। छी 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 खुरम ने उसके अंदाज में जवाब दिया। मुझे भी कोई अपने स्टॉल के लिए टाइटल बताना, हमजा ने शर्मिंदगी और संजीदगी से कहा। अरे वाह, आज तो हमारे चौधरी साहब को किसी के मशवरे की जरूरत पड़ गई है। हमजा खुरम की बात पर खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। चलो सोचता हूँ, खुरम ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। हमजा मुंह बनाकर बस उसे देखता रहा। इधर देख, खुरम ने एक गंजे आदमी की तरफ उंगली से इशारा किया। हमजा को ताज्जुब हुआ। क्या टाइटल मिल गया यार? खुरम ने जोर से ताली बजाई। हमजा सवालिया नजरों से कभी गंजे आदमी को देखता, कभी खुरम को। गंजे ले ले डंडे, खुरम का जोरदार कहकर निकल गया। हमजा ने एक डंडा खींचा और कस के खुरम को धीम मारा। आ फदक ने अपना स्टॉल तो बना लिया था, लेकिन वो करे क्या इन कोरे कागजों का? फदक की शक्ल शर्मिंदा शर्मिंदा से थी। सब हमजा के डंडों और फदक के कोरे कागजों पर हंस रहे थे। अलबत्ता श्री की कीलें सबसे छुपी हुई थी। आलिया के बॉक्स में कैमरा निकला था, जिससे वह बहुत खुश और मुतमईन थी, लेकिन वो ये बात भूल चुकी थी कि तस्वीरें खींचने के लिए बैकग्राउंड भी चाहिए होता है। और यहाँ आरती परेशान हाल खड़ी थी। ये गुब्बारे देखने के कौन पैसे देता होगा? वो अपने हाथ में मुख्तलिफ बड़े छोटे रंग बिरंगे गुब्बारे लिए खड़ी थी। कोई बच्चा लेने आता तो वो नफी में सर हिला देती। इधर श्री ने कीलें बिखेर रखी थी और आलिया मिन्नतों वाले अंदाज में सबसे एक तस्वीरें खिंचवाने की दरख्वास्त कर रही थी। हमजा बहुत शर्मिंदगी के बाद किसी से डंडे खरीदने का कहता भी तो लोग हंस के आके बढ़ जाते। आरती के ना बिकने वाले गुब्बारे, श्री की कीलें, हमजा के डंडे, आलिया के हाथ में पड़ा कैमरा और फदा के कोरे कागज। आखिर कैसा होगा इन सब का बिजनेस? मोर इंटरेस्टिंग सीन। मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ जैक के हुस्न पर दीवानी लड़कियां खुद को उस पर निछावर कर रही थी। वो अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा था और उसके इर्द गिर्द मंडलाती तितलियां उसके पेन सेल कर रही थी। कोदन भेड़िया, जहरीला गली सांप, चीटर, फदक उसे भुनी हुई नजरों से देख रही थी। और यहाँ खुरम बड़े आराम से अपने फूल बेच रहा था। बाकी स्टूडेंट्स भी मजे से लगे हुए थे, इन पांचों को छोड़कर। हमजा को अपने से ज्यादा आरती पर तरस आ रहा था, लेकिन खुरम ने जल्दी से जाकर आलिया से तस्वीर बनाई। आलिया ने उसे अपनी पिक्चर दे दी। बाकी सब ठीक है, लेकिन पिक्चर के लिए बैकग्राउंड ढूंढो ताकि लोग अट्रैक्ट हो। वो तो अपने स्टॉल पर चला गया, लेकिन आलिया को उसकी बात ने जरूर हिट किया था। आलिया ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अपने ग्रुप में मैसेज किया। अगर हमें ये इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं तो जरूर इनसे बिजनेस किया जा सकता होगा। हमजा ने आलिया का मैसेज पढ़ा, फिर इशारे से सबको मोबाइल निकालने का कहा। आरती का मैसेज आया, प्रोफेसर एथनी की क्लास याद करो। सबने एक दूसरे को सोचती नजरों से देखा। श्री ने मैसेज किया, बिजनेस आप एक सुई से भी कर सकते हो। फदक ने उसकी बात में इजाफा किया, ऐसे नहीं कि सुई क्या काम करती है। हमजा ने मैसेज किया, बल्कि आप इस सुई का इस्तेमाल कैसे करते हो। वेरी नाइस। आरती की आवाज गूंजी, आई लाइक नाउ रॉय डन। ये तो रोमन इंग्लिश ही खराब लग रही है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सबने नजरें उठाकर एक दूसरे को देखा। अचानक आरती भागकर आलिया के पास आई। मैं बैलून्स से बैकग्राउंड बनाऊंगी, तुम लोगों की पिक्चर्स बनाना, हम पैसे हाफ कर लेंगे। डन। आलिया ने हाथ बढ़ाया और दोनों मिलकर बैलून से स्टेज बनाने लगी। आलिया ने फोटोग्राफी से जो पैसे कमाए थे वो खुरम से फूल और श्री से कीलें लेकर इन्वेस्ट किए और एक खूबसूरत स्टेज तैयार किया। हमजा ने अपना दिमाग लगाया और अपनी स्किल ढूंढने लगा जो वो डंडों के साथ इस्तेमाल कर सकता है। एकदम उसकी आंखों में चमक आई। जिम्नास्टिक। श्री ने एक स्टॉल से थ्रेड धागा लिया, किसी और से हार्ड कार्डबोर्ड और जैक से एक पेन। वहां बंद था तो सिर्फ अदक का दिमाग। उसने खुद को कंपोज किया, कोरे कागजों को देखा। उन कोरे कागजों में भी उसे अलियार याद आ गया। ये मर जाए अलियार।
अब ऐसा ना हो कि रीडर्स मुझ पर गुस्सा करने लग जाएं। मतलब कितना वो चाहती थी और वो ऐसे ही उसको छोड़ गया। और यार उसे कब से कागज की कश्ती और जहाज बनाना सिखा रहा था, लेकिन फदक का ना जहाज उड़ता था ना कश्ती तैरती थी। तुम हर दफा गलत कर देती हो, यूं नहीं, ये देखो कागज को सीधा रखो। अलियार की आवाज उसके कानों में गूंजी। फदक ने नम आंखों के साथ कागज रखा। अब उसके दोनों कोनों को एक जगह पर लाओ ताकि ऊपर जहाज की नोक बन जाए। फदक ने नोकें बनाई। अब उसे फोल्ड कर दो और दोबारा नोक निकालो। फदक ने दोबारा नोक निकाली। अब जो नोक नीचे रह गई है उसे उलट कर बंद कर दो। फदक ने उलटी तरफ नोक बंद कर दी और करब से उसकी आंखें भी। जहाज उड़ने को तैयार है, अलियार चिल्लाया। फदक ने जहाज उड़ाया। वहां मौजूद बच्चे भाग कर आ गए। एर्थी ने दूर से फदक को सैल्यूट करके शाबाश दी और फदक ने भी सेम टू यू में सैल्यूट किया। उसने कोरे कागजों के कई जहाज और कश्तियां बनाई। बच्चों का रश लग गया। आज अलियार नहीं था, मगर उसने फदक की बहुत बड़ी मदद कर दी थी। जैक से लड़कियां एक ही शर्त पर पेन ले रही थी कि वो उन्हें अपने हाथों, कंधों और बाजुओं पर ऑटोग्राफ दे। जैक बबल चबाता बगैर किसी स्ट्रेस के अपने सारे पेन तेजी से बेच रहा था, यानी जैक सबसे आगे था। इसी दौरान पास से बच्चों के लड़ने की आवाज आई। फदक थोड़ा चलकर उसके पास गई। वहां दो बच्चे कागज के एक जहाज के लिए लड़ रहे थे। एक का जहाज गुम हो गया था और दोनों उसी झगड़े में लगे हुए थे कि जहाज किसका है। आखिरकार लड़ाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे से जहाज खींचकर फाड़ दिया। फदक ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया। ये तो पाकिस्तानी बच्चों से भी ज्यादा खतरनाक है। वो वापस अपनी स्टॉल पर आई और सोचने लगी, वैसे तो बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। एक का जहाज खुद छुपा लो, फिर दोनों लड़ेंगे और फिर लेने आ जाएंगे। वो जानती थी ये आइडिया शैतान की तरफ से है। उसने फौरन दिमाग झटका और ताउस पड़ा। इतने में वो दोनों बच्चे फिर से उसके पास कागज का जहाज लेने आ गए। फदक ने उन दोनों को देखा। ऐसा क्या किया जाए कि ये भी ना लड़े, और उन्हें आंखें सुकेड़ कर देख रही थी। तब एक जबरदस्त आइडिया उसके जहन में आया। यस, अगर उनके नाम लिख दिए जाएं। कैलीग्राफी, तुम अपना स्किल कैसे भूल सकती हो? उसकी आंखें चमक उठी। उसने बच्चों को स्टॉल पर ठहराया और खुद जैक के पास पेन लेने चले गई। उसने उसे डॉलर दिए। मैं पेन शक्ल देखकर बेचता हूँ। उसकी बात सुनकर फदक की तेवरी चढ़ गई। और यकीन करो, तुम्हारी शक्ल देखने के बाद कोई तुम्हें भीख भी ना दे और तुम मुझसे पेन लेने आ गई हो। कैसे जलील करता है उस बेचारी को। फदक का हाथ हवा में रह गया। तुम रूल्स के खिलाफ जाकर काम कर रही हो। ये रूल हैं कि हम सिर्फ अपने स्टॉल वालों से ही चीजें खरीद सकते हैं। तुम इस रूल के खिलाफ जा रहे हो। फदक ने बहुत जब्त करके कहा। रूल्स माय फुट। जैक ने गुस्से से उसे घूरा। फदक पांव पटकते वहां से आगे बढ़ गई और गुस्से में सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। दोनों बच्चों ने पहले फदक को देखा, फिर एक दूसरे को। दोनों ने सर हिलाया और फदक के बॉक्स में पड़े डॉलर उठाकर भाग गए। फदक को एकदम झटका लगा। वो हैरान थी, वो परेशान थी और इन बच्चों को देखती रह गई। हैं, यहाँ के बच्चे भी चोरी करते हैं। हमजा ने अपने स्टॉल के बाहर बोर्ड लगाया। अपनी शर्ट उतारकर कुर्सी पर डाल दी। उसके ज्यादा बड़े सिक्स पैक नहीं थे, लेकिन बॉडी इतनी बुरी भी नहीं थी। वो एक चॉकलेटी क्यूट सा लड़का था। सब में सबसे ज्यादा क्यूट उसकी इजाफी दांतों की वजह से लगता था, जो उसकी मुस्कुराहट को कतलाना बना देते थे। उसकी मुस्कुराहट पर हार्वर्ड की लड़कियां और लड़के भी दीवाने थे, और प्रोफेसर बर्नार्ड भी। वो अपने स्टॉल से ग्राउंड की तरफ आया और अपने डंडे के साथ करतब करने लगा। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। कुछ लोग वीडियोस बनाने लगे। एर्थी की दिलचस्प नजरों ने हमजा को मजीद हौसला दिया। उसने ऐसे करतब किए कि देखने वालों की आंखें दंग रह गई। अब चाहे कोई चीज बिके या ना बिके, हमजा के डंडे जरूर बिकेंगे। आलिया और एर्थी ने बैलून और कुछ फूलों की मदद से स्टेज बनाया हुआ था। लोग खुशी खुशी अपनी पिक्चर लेने आते और दोनों का ये बिजनेस बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा था। तभी दो लड़के उनके पास पिक्चर निकलवाने के बहाने आए, लेकिन पिक्चर से ज्यादा उनका इंटरेस्ट एर्थी में था और वो उसे अपने साथ पिक्चर बनाने पर मजबूर करने लगे। इससे पहले कि एर्थी उनके दांत तोड़ती, हमजा ने बड़ी महारत से एक एक्ट किया है, जैसे डंडा छूट गया हो। डंडा सीधा उन दोनों के माथे पर लगा, जिससे दोनों माथा पकड़ कर बैठ गए। वो गालियां बकते हमजा की तरफ आ रहे थे। खुरम आगे बढ़ा, लेकिन हमजा ने उसे इशारे से रोका। एर्थी को टेंशन होने लगी और फदक को अपने चोरी किए हुए डॉलर भूल गए। जैक को बगैर टिकट के फिल्म मिल गई थी और वैसे भी बोर हो रहा था। हमजा ने डंडा उठाया और करतब करने लगा। उन दोनों ने इकट्ठा हमला किया, लेकिन वो हमजा को छू भी ना पाए। हमजा ने 2 मिनट में उनको ऐसी हालत कर दी कि उन्हें उठने के काबिल नहीं छोड़ा। चारों तरफ तालियां गूंजने लगी और सिक्योरिटी ने दोनों लड़कों को उठाकर बाहर फेंक दिया। एर्थी ने कंप्लेंट कर दी थी। जैक सोचती हुई निगाहों से हमजा को देख रहा था। जस्ट 2 मिनट, जैक बड़बड़ाया। कुछ वक्त गुजरने के बाद दो बच्चे पेन लेने
आए। जैक ने उन्हें दे दिए। बच्चे भाग कर फदक के पास आए और उसे पेन दिखाए। उन्होंने 3 पेन लिए हुए थे। फदक उनकी स्मार्टनेस पर हैरान थी। उसने जल्दी से बड़ी खूबसूरती के साथ उन दोनों के नाम लिखे, उनका दोबारा जहाज बनाया और उन्हें मुफ्त दे दिया। वो दोनों भाग कर इधर उधर जहाज़ों की मशहूरी करने लगे। कुछ ही देर में फदक के स्टॉल पर बच्चों का रश लग गया था। वो खूबसूरत अंदाज में उनके नाम लिखती और उन्हें चीज़ें बना देती। दूसरी तरफ श्री ने खूबसूरत फूलों के स्केच बनाए, उनकी लाइनों पर कीलें लगाए और उन पर धागा लपेटा जैसे कपड़ों में कशीदाकारी होती है, और उनसे खूबसूरत आर्ट बनाए। देखने वाले मुतासिर हुए और खरीदने में दिलचस्पी लेने लगे। सबका कारोबार बहुत अच्छा गया। सब ने अपनी जान और दिमाग दिल लगा दिया। कोई ऐसा नहीं था जिसने कोशिश ना की हो, सिवाय मजे लेते जैक नैन्सी के। सबके बिजनेस के हिसाब से विनिंग अमाउंट रखी गई। सबकी अमाउंट गिनी जाएगी और रिजल्ट बनाने की तैयारी शुरू होगी। सबको 2 घंटे इंतजार करने को कहा गया। नमाज का वक्त हो गया था। हमजा खुरम से इधर उधर होने लगा। उससे पहले कि खुरम के चंगुल से आज़ाद होता तभी वहां फदक आ गई। खुरम नमाज पढ़ने जाए। हमजा के साथ आलिया भी मोबाइल पर बिजी होने की एक्टिंग करने लगी। श्री ऐरती कभी नमाजियों को देखती, कभी बेनमाजियों को। हमजा ने खुद पर ऐरती की नज़र महसूस की। फदक ने आलिया के हाथ से मोबाइल खींचकर अपने पास रख दिया। अरे चलो यार, कज़ा हो जाएगी। हमजा ने जल्दी से रुमाल जेब से निकाला और सर पर बांधा। खुर्रम इसकी चालाकी खूब समझ गया था। आलिया ने मजबूरन श्री के गले से स्कार्फ खींच कर निकाला। श्री बाकी क्लास फेलों के साथ इधर उधर घूमने लगी, लेकिन ऐथी चुप छुप कर उन्हें नमाज पढ़ते देख रही थी। उसके अंदर कई हैरतें पैदा हो रही थी। कैसे अजीब हैं चारों, किसी एक खुदा को मानते हैं। ये कैसे सोच लेते हैं कि कोई है जो इस कायनात को चला रहा है। ये कैसे ऐसी ताकत को मान गए हैं जो दिखती नहीं। ये किस जात के सामने सजदा कर रही हैं जो दिखाई नहीं देती। उसकी सोचें उसे ना जाने कहाँ ले गई थी। हमजा कब से उसके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसे महसूस भी ना हुआ। हमजा ने गला साफ किया, लेकिन ऐथी की नज़रें फिर भी ना हटी। अब हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐथी चौंक कर हमजा को देखने लगी और सख्त घबरा गई, जैसे बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो।